हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOS 185 यानी दृश्य के माध्यम से समाज। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से यहाँ से असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप कवर कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी क्लास की सारी अपडेट मिलती है और सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिल्म और वीडियो में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। फिल्म और वीडियो दोनों ही दृश्य माध्यम है जिनके द्वारा कहानी, संदेश या सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यानी जो फिल्म और जो वीडियो है, ये दोनों ही क्या है, एक दृश्य माध्यम है जिनके द्वारा हम कहानी, संदेश या कोई भी सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनके अंदर कई ऐसे महत्वपूर्ण घटक जो है अंतर जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे अंतर है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। फिल्म की परिभाषा क्या कहती है ये भी जान लेते हैं। फिल्म वह माध्यम है जिसमें कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग, कैमरा, तकनीक और पेशेवर अभिनेताओं का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा या किसी विचार को प्रस्तुत करना होता है। अगर हम बात करें फिल्म की, तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाया जाता है। उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग, कैमरा, तकनीक और पेशेवर अभिनेताओं का इस्तेमाल करते हैं। और फिल्म का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, शिक्षा या किसी विचार को प्रस्तुत करना। अब हम जानते हैं वीडियो। वीडियो एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होती है जिसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। वीडियो आमतौर पर कम लागत में तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य सूचना देना, शिक्षा, विज्ञापन या संक्षिप्त मनोरंजन हो सकता है। तो ये थे हमारे वीडियो और फिल्म की परिभाषा की, फिल्म क्या होती है और वीडियो क्या होती है, ये हमने जाना। अब हम जानते हैं निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया दोनों की किस प्रकार से होती है। अगर हम बात करें फिल्म में, लंबी तैयारी, स्क्रिप्ट लेखन, लाइटिंग, कैमरा सेटअप, एडिटिंग की जाती है फिल्म को निर्माण करने में। इसमें बड़ी टीम काम करती है, जैसे निर्देशक, छायाकार, अभिनेता, संगीतकार और संपादक। फिल्म आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होती है। तो ये थी हमारी फिल्म की निर्माण प्रक्रिया। अब हम जानते हैं वीडियो की। वीडियो बनाने की प्रक्रिया सरल होती है। कोई भी मोबाइल या कैमरा से हम वीडियो बना सकते हैं। वीडियो के लिए पेशेवर सेटअप की आवश्यकता हमें नहीं होती, इसलिए इसे छोटे समय में कम खर्च में तैयार किया जा सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया कि किस तरीके से हम दोनों को बना सकते हैं। अब जानते हैं गुणवत्ता और तकनीक। फिल्म की गुणवत्ता बहुत ऊंची होती है। इसमें ध्वनि, रंग, दृश्य, प्रभाव और कैमरा एंगल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिल्म देखने का अनुभव सिनेमा घर में अधिक प्रभावशाली होता है। यानी जो हमारी फिल्म जो होती है वो बहुत उच्च क्वालिटी वाली होती है। इसमें रंग, दृश्य, प्रभाव, ये सब, कैमरा एंगल, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसका जो अनुभव होता है, प्रभावशाली अनुभव, वो हमें सिनेमा घरों में जाके देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो की गुणवत्ता कम या माध्यम हो सकती है। वीडियो अक्सर छोटे स्क्रीन जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर देखा जा सकता है। वीडियो में विशेष प्रभाव कम होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित संदेश या मनोरंजन देना होता है। ठीक है, यानी जो वीडियो होता है इसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत कम या मध्यम हो सकती है और ये अक्सर छोटे स्क्रीन पे हम इसे देख सकते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी हो, इस पे हम देख सकते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है वो विशेष रूप से कम होता है और इसका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना या किसी संदेश को पहुंचाना। अब हम बात करते हैं उद्देश्य और दर्शक। फिल्म का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा और समाज में संदेश फैलाना होता है। फिल्म को निर्देशकों के बड़े समूह के लिए बनाया जाता है और वीडियो का उद्देश्य जानकारी देना, सोशल मीडिया पर शेयर करना, विज्ञापन करना या शॉर्ट क्लिप के रूप से मनोरंजन देना हो सकता है। वीडियो का
वीडियो का दर्शक छोटा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। यानी कि जो वीडियो का उद्देश्य है वो क्या है, जानकारी देना, सोशल मीडिया पर शेयर करना, विज्ञापन करना, शॉर्ट क्लिप मनोरंजन द्वारा जो बनाई जाती हैं, ठीक है। और वीडियो को हम शॉर्ट उस पे देख सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमें ये देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं समय और लंबाई। समय और लंबाई की अगर हम बात करें तो फिल्म आमतौर पर 1.5 घंटे से 3 घंटे तक लंबी होती है। इसमें कहानी विस्तार से दिखाई जाती है। अगर हम वीडियो की बात करें, वीडियो अक्सर छोटा होता है, कुछ मिनट या सेकंड का होता है। वीडियो में विषय को जल्दी से और सीधे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो हमारी फिल्म होती है वो आमतौर पर 1.5 से 3 घंटे की लंबी होती है। इसमें कहानी को बहुत विस्तार से दिखाया जाता है। और वीडियो जो होता है हमारा कुछ मिनट या सेकंड का होता है, छोटा होता है, और इसमें किसी विषय को जल्दी और सीधे तरीके से दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। संक्षेप में फिल्म और वीडियो में मुख्य अंतर उनके उद्देश्य, निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता, तकनीक और समय में होता है। फिल्म पेशेवर, लंबी और मनोरंजन या संदेश देने वाली होती है, जबकि वीडियो सरल, कम लागत वाली होती है और संदेश देने वाली होती है। दोनों का महत्व और यह दर्शकों के अनुभव और ज़रूरतों के हिसाब से चुने जाते हैं। यानी अगर हम निष्कर्ष की बात करें, जो फ़िल्म होती है वो हमारी फ़िल्म और वीडियो में मुख्य रूप से अंतर होते हैं और इनके उद्देश्य जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है? इनकी निर्माण प्रक्रिया अलग होती है, इनकी गुणवत्ता अलग होती है, तकनीक और समय भी अलग होता है, ठीक है? फ़िल्म में पेशेवर और लंबी मनोरंजन फ़िल्म जो होती है वो पेशेवर होती है, लंबी और मनोरंजन संदेश देने वाली होती है, और वीडियो जो होती है वो सरल, कम लागत वाली होती है, लेकिन होती वो भी संदेश देने वाली होती है। लेकिन दोनों का अपना-अपना एक महत्व होता है, जो दर्शकों के अनुभव और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से चुना जाता है। फ़िल्म और वीडियो दोनों आधुनिक मीडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है? आधुनिक मीडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है फ़िल्म भी और वीडियो भी। यह फ़िल्म में हमें गहराई और भावनाओं के साथ जोड़ती है, वहीं वीडियो हमें तुरंत जानकारी और मनोरंजन के लिए प्रदान की जाती है। यानी फ़िल्म और वीडियो जो है हमारा आधुनिक मीडिया से संबंधित है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हमें फ़िल्म गहराई से भावनाओं के साथ जोड़ती है, वहीं वीडियो हमें तुरंत जानकारी देती है और साथ में हमें मनोरंजन भी देती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नृवंश विज्ञान अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डिंग के लाभों का वर्णन कीजिए। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये तकनीक शोधकर्ताओं को सिर्फ लिखित या मौखिक जानकारी तक सीमित रहने नहीं देती, बल्कि वे व्यवहार, संस्कृतियों और सामाजिक गतिविधियों को सजीव तरीके से देख और समझ सकते हैं। वीडियो और रिकॉर्डिंग के कई लाभ होते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि नृवंश विज्ञान अनुसंधान के जो वीडियो रिकॉर्डिंग के कौन-कौन से लाभ होते हैं। अगर हम नृवंश विज्ञान अनुसंधान की वीडियो को आज भी उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, तकनीकें होती हैं, लिखित और मौखिक जानकारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये व्यवहार, संस्कृतियों और सामाजिक गतिविधियों को सजीव तरीके से देखने में और समझने में हमारी मदद करती है, और इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो इसका जो पहला लाभ है वो कौन-सा है? सजीव और वास्तविक जानकारी का संग्रह करना। यानी जो हमारा नृवंश विज्ञान अनुसंधान का जो पहला लाभ है वीडियो का, वो है सजीव और वास्तविक जानकारी का संग्रह करना। वीडियो रिकॉर्डिंग से शोधकर्ता वास्तविक समय में लोगों के व्यवहार, रीति-रिवाज, परंपराओं और सामाजिक इंटरसेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी गांव में त्योहार मनाने के तरीके को केवल लिखित रूप से समझने की तुलना में वीडियो दिखाकर या पूरी प्रक्रिया, रंग, संगीत और भावनाओं का अनुभव कराना आसान होता है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है विवरण और सूक्ष्मता का सही दस्तावेजीकरण, ठीक है? लिखित नोट्स अक्सर सीमित जानकारी देते हैं और कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग से चेहरे के भाव, हाथ की हरकत, आवाज का स्वर और आसपास का माहौल सभी एक साथ रिकॉर्ड हो जाता है। यह शोध के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इससे वैज्ञानिक विवरण और सूक्ष्मता को बिना किसी गलत संग्रहित से किया जा सकता है। तीसरा जो लाभ है वो है बार-बार विश्लेषण करने की सुविधा। वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार किया गया शोध कई बार देखा और विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ता कभी भी रिकॉर्डिंग को रोककर, धीमा करके या बढ़ाकर छोटे-छोटे विवरण को ध्यान से देख सकता है। यह विशेष रूप से उस नृवंश विज्ञान अध्ययन के लिए लाभकारी है, जहां व्यवहार या सामाजिक संवाद बहुत जटिल होते हैं। तो यानी जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं?
हम उसको बार-बार धीमा करके रोक के देख सकते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे विवरण में। और ये जो है एक सामाजिक संवाद को बहुत जटिल रूप से दिखाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लाभ है वो है शोध का प्रमाण और विश्वसनीयता। वीडियो रिकॉर्डिंग शोध की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। केवल लिखित नोट्स या याददाश्त पर आधारित निष्कर्ष कभी-कभी संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यवहार समारोह या सांस्कृतिक गतिविधि का वीडियो मौजूद हो तो यह शोध का मजबूत प्रमाण बन जाता है और दूसरों के लिए भी इसकी पुष्टि करना आसान हो जाता है। पांचवा जो लाभ है वो है शोध में साझा करने और शिक्षा में उपयोग। वीडियो सामग्री का इस्तेमाल अन्य शोधकर्ताओं, छात्रों और जन समूहों के साथ आसानी से किया जा सकता है। यह शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए किसी आदिवासी समूह की जीवन शैली को छात्र केवल पढ़ाई के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वीडियो को देखकर वो वास्तविक जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। यानी शिक्षा में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि छात्रों को समझाने में बहुत आसानी से हम उनको वास्तविक जीवन का अनुभव उन्हें करा सकते हैं। छठा जो इसका लाभ है वो है भाषा और संचार की बाधाओं को पार करना। कई बार नृवंश विज्ञान अनुसंधान दूर दराज के क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अलग होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज, हाव भाव और संवाद का पूरा अनुभव होता है, जिससे भाषा सांस्कृतिक अंतर को भी समझा जा सकता है। इसका सातवां जो लाभ है वो कौन सा है? समय और संसाधन की बचत। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू में थोड़ी मेहनत और उपकरण की जरूरत होती है, लेकिन लंबे समय के बाद शोध प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है। शोधकर्ता में हर विवरण लिखने की बजाय वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में इसे व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण कर सकता है। यानी समय और संसाधनों की भी बचत इससे हमें की जा सकती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो नृवंश विज्ञान अनुसंधान में वीडियो रिकॉर्डिंग एक शक्तिशाली उपकरण है। यह शोधकर्ताओं को वास्तविक सजीव और विश्वसनीय जानकारी देता है। इससे अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ती है और बार-बार विश्लेषण संभव होता है और शिक्षा तथा सांस्कृतिक संरक्षण में मदद मिलती है। आज के समय में यह तकनीक न केवल शोध को सरल बनाती है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो ये था इसका निष्कर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। आज के डिजिटल युग में मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया ने शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये दोनों तकनीकें हमारे जीवन को आसान और अधिक रोचक बनाने में मदद करती है। यानी डिजिटल युग में अगर हम बात करें मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया की, तो इसका जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय, मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में इन्होंने संचार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये दोनों तकनीकें हमारे जीवन को आसान और रोचक बनाने में हमारी मदद करती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया का मतलब है जानकारी को कई तरीकों से प्रस्तुत करना। इसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक शैक्षणिक वीडियो जिसमें टेक्स्ट के साथ चित्र और ध्वनि होती है, वह मल्टीमीडिया का हिस्सा होता है। ठीक है। और हाइपरमीडिया क्या होता है? हाइपरमीडिया भी जान लेते हैं। हाइपरमीडिया मल्टीमीडिया का एक उन्नत रूप है। इसमें इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट नहीं बल्कि लिंक और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी होते हैं। इसका उपयोग यूजर को कंटेंट के बीच नेविगेशन करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए वेबसाइट या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लिंक वाले वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट को हाइपर मीडिया कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा में भूमिका इनकी क्या रही है। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया का सबसे बड़ा फायदा शिक्षा में है। पारंपरिक किताबों और व्याख्यान की जगह अब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। यानी शिक्षा के जगत में इन्होंने एक बड़ी क्रांति लाई है। पुरानी पारंपरिक पढ़ाने के तरीके को, व्याख्यान के तरीके को इन्होंने एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का रूप दे दिया है, जिससे क्या होता है कि सरल और रोचक तरीका हमें मिलता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें सरल और रोचक तरीका मिला इन वीडियोस के माध्यम से। वीडियो, एनिमेशन और चित्रों, जो चित्र होते हैं वो बच्चों को जटिल विषयों को आसानी से समझाते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग यानी हाइपरमीडिया के लिंक और क्विज छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करते हैं और अभिगम्यता यानी कि अधिगम में भी वो
इस्तेमाल किए जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर के विद्यार्थी किसी भी समय इससे सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवसाय और विपणन में योगदान किस तरीके से इनका रहा है। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया ने अ, व्यापार और विज्ञान को भी बदल दिया है। किस प्रकार से बदला है ये जानते हैं। प्रस्तुति में आकर्षण किस प्रकार से हुआ है कि कंपनियां प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए वीडियो और इंटरैक्टिव कंटेंट का उपयोग करती है। दूसरा, ग्राहक सहभागिता। हाइपर मीडिया लिंक ग्राहकों को वेबसाइट पर सीधे प्रोडक्ट तक ले जाते हैं, जिससे खरीदारी जो होती है, हमारी खरीदारी वो आसान हो जाती है। तीसरा, संचार की सुविधा। संचार का सुधार संचार का सुधार किस प्रकार से हुआ। वीडियो कॉल, प्रस्तुति और इमेज के माध्यम से कर्मचारियों के बीच साझा करना तेज और प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया में व्यापार के क्षेत्र में और विज्ञापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं मनोरंजन और मीडिया। मनोरंजन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिल्मों, गेम्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मल्टीमीडिया कंटेंट यूजर के अनुभव को मजेदार बनाता है। हाइपर मीडिया के जरिए दर्शक खुद तय कर सकते हैं कि वे कौन सा कंटेंट पहले देखना चाहते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी हाइपर मीडिया और मल्टीमीडिया ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं संचार और समाज में भूमिका। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया ने सामाजिक संचार को बदल दिया है। सोशल मीडिया, ब्लॉग और वेबसाइट पर वीडियो, इमेज और इंटरैक्टिव कंटेंट लोगों को जोड़ते हैं। इससे जानकारी तेजी से फैलती है और लोग अधिक जागरूक हो जाते हैं। यानी संचार और समाज में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया ने हमारे जीवन को आसान, रोचक और अधिक इंटरैक्टिव बना दिया है। शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और सामाजिक संचार में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये तकनीकें जानकारी को समझने, साझा करने और सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। इसलिए आधुनिक युग में इनके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया ने आज के जीवन को हमारे रोचक बना दिया है, आसान बना दिया है और बहुत इंटरैक्टिव बना दिया है, जिससे हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय में, ठीक है, बहुत एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है और ये तकनीकी हमें जानकारियां साझा करने में भी मदद करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंथ्रोग्राफिक फिल्म बनाते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ उपयोगी बातों को लिखिए। एंथ्रोग्राफिक फिल्म वह फिल्म होती है जिसमें किसी समाज, संस्कृति या समुदाय के जीवन, रीति रिवाज और व्यवहार को दिखाया जाता है। इससे इसे बनाने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसे बनाने वाले को अपने विषय और लोगों के प्रति संवेदनशील और समझदार होना जरूरी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है जिन्हें ध्यान में रखकर आप एक अच्छी एंथ्रोग्राफिक फिल्म बना सकते हैं। कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। पहली बात जो है वो है सही विषय और समुदाय का चयन। फिल्म बनाने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप किसी समुदाय या संस्कृति को देखना चाहते हैं। यानी आप किस समुदाय और किस संस्कृति को देखना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, फिल्म बनाने से पहले विषय ऐसा होना चाहिए जो दर्शकों के लिए रोचक और जिसमें गहराई से जानने का मौका भी हो, और यह भी देखें कि क्या उस समुदाय के लोग आपकी फिल्में बनाने के लिए सहमत हैं। ठीक है, तो सही विषय और समुदाय का चयन होना जो है एंथ्रोग्राफिक फिल्म में एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य वाली बात है। दूसरी बात क्या है ये भी जान लेते हैं। दूसरी बात है कि पूर्व अध्ययन और शोध करना। फिल्म बनाने से पहले उस समुदाय या संस्कृति का अध्ययन करें, उनकी भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शोध करने से आपका सही सवाल पूछने और सटीक रिकॉर्डिंग करने में मदद मिलेगी। तीसरी जो बात है वो है सहज और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना। एंथ्रोग्राफिक फिल्मों में लोगों की निजता और संस्कृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी जिंदगी का मजाक बनाया जा रहा है। कैमरे के इस्तेमाल में संवेदनशील रहे और किसी भी दृश्य को बिना सहमति के या बिना अनुमति के रिकॉर्ड ना करें। तो एंथ्रोग्राफिक फिल्म में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है कि सहजता होनी चाहिए, संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ठीक है, और जो चौथी बात है वो है स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव। स्थानीय लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना जरूरी है। उनसे बातचीत करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करें। ये ना केवल भरोसा बढ़ाता है बल्कि आपको वास्तविक और जीवंत दृश्य रिकॉर्ड करने में मदद करता है। पांचवी जो बात है वो है सटीक और स्पष्ट संवाद।
अगर फिल्म में बातचीत या इंटरव्यू शामिल है तो सवाल सरल और स्पष्ट होने चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि लोग आराम से और खुलकर अपने विचारों को साझा करें। जटिल सवालों या संदिग्ध भाषा से हमें बचना चाहिए। छठी जो हमारी बात है ध्यान रखने योग्य वो है कि प्राकृतिक दृश्य और वास्तविकता। प्राकृतिक दृश्य और वास्तविकता होना जरूरी है। एंथ्रोग्राफिक फिल्म में वास्तविक जीवन को दिखाना महत्वपूर्ण है। ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग अपने प्राकृतिक व्यवहार में दिखाए जाते हैं। ड्रामा या नकली दृश्य बनाने से बचे क्योंकि इससे फिल्म की विश्वसनीयता कम हो सकती है। उसके बाद है तकनीकी तैयारी। कैमरा, माइक्रोफोन और अन्य उपकरण सही और कार्यशील होने चाहिए। अच्छी रोशनी, स्पष्ट स्पष्ट आवाज और स्थिर कैमरा शॉट्स फिल्म को पेशेवर बनाती है। यानी अच्छी तकनीकी का भी उपयोग हमें इसमें करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जिसमें हमारा कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, मतलब अच्छे तरीके के हमें उपकरण इसमें शामिल करने चाहिए। अच्छी रोशनी होनी चाहिए, स्पष्ट आवाज होनी चाहिए, स्थिर कैमरा होना चाहिए, तभी हम फिल्म को पेशेवर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है संपादन और कहानी का प्रवरय। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद फिल्म को इस तरह संपादित करें कि कहानी स्पष्ट और समझने में आसान हो। दृश्यों को क्रमबद्ध रखें और जरूरी जानकारी को शामिल करें। संगीत या वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते समय इसे संस्कृति का सम्मान देते हुए ही करें। तो संपादन और कहानी का जो प्रवरय होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नैतिकता और अनुमति की। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए लोग, समुदाय आपकी फिल्म के लिए सहमत हैं। उनकी इज्जत और पहचान का भी हमें सम्मान करना चाहिए। यानी नैतिकता और अनुमति, ये भी, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सीख और समीक्षा। फिल्म बनाने के बाद इसे समीक्षा के लिए दिखाएं और देखें कि क्या यह सही तरीके से संस्कृति और जीवन शैली को प्रस्तुत करती है। इससे आप भविष्य में बेहतर एंथ्रोग्राफिक फिल्म बना सकते हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें यानी संक्षेप में बात करें तो एंथ्रोग्राफिक फिल्म बनाना सिर्फ कैमरा चलाना नहीं बल्कि यह संवेदनशीलता, शोध और स्थानीय लोगों के साथ सही संबंध बनाने का काम है। इन बातों का ध्यान रखने से आपकी फिल्म ना केवल दर्शकों को रोचक लगेगी बल्कि सच और वास्तविक जीवन का भी सटीक चित्र भी वो पेश करेगी।